हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम लोग इस लेक्चर में पीसीएस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसके दूसरे पार्ट को करेंगे। पीसीएस कहूं तो पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स और स्टैटिक यानी पीसीएस सीरीज। फ्रेंड, हमने पहले लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई को पूरी तरह से कंप्लीट किया करंट, पीवाईक्यू, स्टैटिक के बेसिस पर। अब हम लोग दूसरे करंट, पीवाईक्यू और स्टैटिक की बात करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक है वेरिएबल रेपो रेट। फ्रेंड्स, क्या हो यदि आरबीआई मार्केट में पैसा डालना चाहता है रेपो रेट पर जो बैंक से वह रेपो रेट पर पैसा लेना नहीं चाह रहे हैं, उस वक्त मार्केट डिटरमाइन करता है कि रेट क्या होगा। उस रेट को वेरिएबल रेपो रेट कहते हैं। यानी when RBI wants to infuse liquidity but banks are reluctant to borrow at the repo rate due to lower market interest rate, then what happen? तब होता क्या है, जो बैंक्स होते हैं वो वेरिएबल रेपो रेट पर बोरो करते हैं। यानी जो नॉर्मल रेपो रेट होता है जैन 2025 के अनुसार 6.5% है, उससे डाउन हो जाता है। कितना डाउन हो सकता है फ्रेंड्स? रिवर्स रेपो रेट से डाउन नहीं जा सकता है। अगर हम बात करते हैं ये कितने दिनों के लिए होता है, तो यूजुअली 14 डेज तक, यानी एक दिन से लेकर के 14 डेज तक होता है। यह भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का टूल है। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं आज क्या, तो वह है आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। कुछ कुछ मंथ पहले आरबीआई ने लगभग 2,10,874 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया, ट्रांसफर किया। तो फ्रेंड्स, सरप्लस ट्रांसफर क्या होता है, इससे रिलेटेड कमिटीज कौन है, इससे रिलेटेड लीगल लॉ क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सरप्लस, तो सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। खर्च करने के बाद भी यदि जो हमारे पास पैसा बच जाए, दैट मनी इज सरप्लस एंड दैट सरप्लस इज ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द आरबीआई। तो यह किस एक्ट के आधार पर करता है? आरबीआई एक्ट 1934। इसमें भी जो सेक्शन 47 है वह आरबीआई को मैंडेट करता है टू ट्रांसफर इट्स प्रॉफिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना यह प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकता है। यह आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 7 मैंडेट करता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर को कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया था? वह है मालेगाम कमिटी 2013। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, यानी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के आधार पर जो बिमल जलन कमिटी थी वह कहती है ट्रांसफर ऑफ सरप्लस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस दो चीजों पर डिपेंड करता है खास करके, एक रियलाइज्ड कैपिटल, रियलाइज्ड इक्विटी, और दूसरा सीजीआरए। दूसरा सीजीआरए, मैं बताऊंगा फ्रेंड्स सीजीआरए क्या होता है। अभी हम बात करते हैं रियलाइज्ड इक्विटी क्या होता है। तो रियलाइज्ड इक्विटी कहने का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ मनी
आरबीआई कीप्स इन इट्स कंटिंजेंसी फंड, यानी अपने कंटिंजेंसी फंड में वह पैसा जो आरबीआई रखता है वह कितना रखता है, तो 5.5% से 6.5% अपने बैलेंस शीट के आधार पर रखता है। इसके बाद का पैसा कहां रखता है फ्रेंड्स, वह इकोनॉमिक कैपिटल यानी CGRA कितना रखता है, तो 20.8% से 25.4% तक रखता है। यानी कहे तो 100% में से 5.5% से 6.5% तक रियलाइज्ड इक्विटी, 20.8% से 25.4% इकोनॉमिक कैपिटल। इसके बाद जितना पैसा बच जाता है सरप्लस, वो सारा पैसा आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है। ओके फ्रेंड्स, होप आप समझे होंगे। एनी कंफ्यूजन, टाइप इन द कमेंट। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, आरबीआई का इनकम क्या है, आरबीआई कहां कहां एक्सपेंडिचर करता है। तो अगर हम सबसे पहले आरबीआई के इनकम की बात करते हैं तो वह है होल्डिंग ऑफ रुपीज सिक्योरिटी। अब रुपीज के बदले में जो भी सिक्योरिटीज रखता है गवर्नमेंट का, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। यानी आरबीआई एक बैंक है और बैंक का कमाने का सोर्स इंटरेस्ट होता है। अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लैफ, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन पर भी जो इंटरेस्ट लेता है आरबीआई, वो भी सोर्स ऑफ इनकम है आरबीआई का। अगर हम बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑपरेशन, इस पर तो रेपो रेट से ज्यादा इंटरेस्ट लगाता है। ये कुछ सोर्स है, और भी बहुत सारे सोर्स है फ्रेंड्स, सारे सोर्स की बात हम अभी नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आरबीआई पैसे को खर्च कहां करता है, तो सबसे पहले तो वह कंटिंजेंसी फंड, यानी कभी भी रिस्क हो जाए मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में, तो उस रिस्क से बचने के लिए अपने कंटिंजेंसी फंड में पैसा रख देता है। उसके बाद एसेट डेवलपमेंट फंड, आरबीआई खुद को इनोवेट भी करता है, खुद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है, एसेट भी बनाता है, उसके लिए वो पैसा रख लेता है। ये रहा उसका एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आरबीआई का सरप्लस है, जिसका आरबीआई ट्रांसफर करता है, इसका ट्रेंड क्या रहा है। अगर हम पिछले 5 से 7 वर्षों में देखें तो इसका ट्रेंड क्या रहा है, क्या कंटिन्यूअस या ट्रांसफर बढ़ते गया है, तो फ्रेंड्स इसका जवाब है नहीं, नॉट ए फिक्स्ड ट्रेंड, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ओके फ्रेंड्स, आई होप आरबीआई सरप्लस से रिलेटेड कमिटीज, लीगल चीज है, इनकम, एक्सपेंडिचर, हर चीज को हमने देखा। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं अगले न्यूज के बारे में, वह है वेज एंड मीन्स एडवांसेज। फ्रेंड्स इसके मीनिंग में ही, इसके इस वर्ड के मीनिंग में ही पूरी कॉन्सेप्ट छिपी हुई है। वेज मतलब तरीका, मीन्स मतलब तरीका, जिस तरीका से आरबीआई एडवांस करता है पैसे को। किसको एडवांस करता है, स्टेट को, यूटीज को। कब, जब उनको पैसे की कमी हो जाए, उनका जो बैलेंस शीट है बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो आरबीआई कहता है ले लो, इन इन तरीका से ले लो। तो फ्रेंड्स न्यूज में क्यों है,
क्योंकि आरबीआई ने एक्सटेंड किया है लोन जो वो देता था पहले, लेट सपोज 40,000 करोड़, तो अब उसको 55,000 करोड़ कर दिया होगा। ये अप्रोक्स डेटा बता रहा हूं फ्रेंड्स, एग्जैक्ट डाटा अभी माइंड में नहीं आ रहा है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वेज मींस एंड एडवांस स्कीम क्या करता है, तो यह शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। किसको करता है? स्टेट गवर्नमेंट को करता है, यूनियन टेरिटरीज को करता है। किस लिए करता है? ताकि अपने टेम्पोररी मिसमैच ऑफ फंड को बैलेंस कर सके। वेज मींस एंड एडवांस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा दिया जाता है। कैसे करता है फ्रेंड्स? तो लिमिट लगाता है, यानी बोरोइंग लिमिट। जो भी राज्य सरकारें हैं वह एक फिक्स्ड लिमिट से ऊपर पैसा नहीं बोरो कर सकती हैं, यह आरबीआई लिमिट लगाता है। अगर हम बात करते हैं बोरोइंग रेट, अगर वह पैसा ले भी रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? तो वह होगा रेपो रेट। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो लिमिट आरबीआई ने फिक्स किया है, अगर उसको एक्सीड कर दे स्टेट तो क्या होगा? तब उस पर ओवरड्राफ्ट यानी रेपो रेट के ऊपर 2% और इंटरेस्ट लग जाएगा, और वो जितने भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है उन सारे को मस्ट बी क्लियर्ड विद इन 10 वर्किंग डेज। उन सबको 10 दिन के अंदर क्लियर कर देना है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज होता है। फ्रेंड्स, अगर हम वेज मींस एडवांसेस के टाइप्स को देखें तो दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स है। एक नॉर्मल वेज मींस एंड एडवांस, जो आरबीआई अपने रेपो रेट पर और इंटरेस्ट लगा करके देता है, नॉर्मल। एक होता है स्पेशल वेज मींस एंड एडवांसेस। स्पेशल में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें एडिशनल बोरोइंग बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको और ज्यादा पैसे की जरूरत है तो वह अपने सिक्योरिटीज को आरबीआई को देती है और पैसा ले लेती है। अगर हम बात करते हैं इस पर कितना इंटरेस्ट लगता है, तो जो भी नॉर्मल सिचुएशन में लगता है उससे कम लगता है। फ्रेंड्स, यहां पर एग्जाम में आपको ट्रैप किया जा सकता है, लिखा हुआ है नॉर्मल, यहां लिखा हुआ है स्पेशल। तो हमें ध्यान में यह रखना है स्पेशल सिचुएशन में जो इंटरेस्ट लगेगा वह कम लगेगा नॉर्मल के कंपेयर में, क्योंकि नॉर्मली आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट लगाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज, यह क्या होता है। यह भी लोन देने का प्रक्रिया है, बिल्कुल वेज मींस एंड एडवांसेस की तरह। लेकिन इस वक्त जो स्टेट होती हैं वह कोलेट्रल के अगेंस्ट लोन को लेती हैं। तो कोलेट्रल में क्या प्रोवाइड करती हैं फ्रेंड्स? तो वह होता है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, गारंटी रिडेम्पशन फंड, ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स, और भी बहुत सारे सिक्योरिटीज को प्रोवाइड करती हैं कोलेट्रल के तौर पे। एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है। तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 266 क्लाउज 1 में मेंशन है। रिजर्व फंड होता है ये, जो कि आरबीआई खुद अपने पास रखता है
ताकि वह स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को एड दे सके कंटिजेंसी के दौरान। दूसरा जो है फ्रेंड्स, गारंटी रिडेम्पशन फंड, यह क्या है? मतलब गारंटी के तौर पर इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जो भी पैसा डाला जाता है वो बजट के थ्रू डाला जाता है। जो तीसरा है ऑक्शन ट्रेजरी बिल, यानी आरबीआई जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक सेल कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, मार्केट में सेल कर देगा, पैसा जो आएगा वो प्रोवाइड कर देगा। यह है स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर देखा, जो बोरोइंग लिमिट होता है अगर उसको स्टेट क्रॉस करती है तो रेपो रेट का जो रेट होता है उस पर 2% ज्यादा लग जाता है, उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। यह 14 कंसेक्यूटिव डेज तक रिलैक्स रह सकता है, उतने दिन के लिए। फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ PYQs है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसको देखेंगे। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी विल सी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, वी विल सी। फ्रेंड्स जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग न्यूज में रहा। कैसे न्यूज में रहा? ऑलरेडी यहाँ पर वेबसाइट भी मेंशन्ड है, आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट इसके सोर्स पर जा सकते हैं। फ्रेंड्स जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स था उसको रिवाइज किया गया है। किस लिए? सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या है? आरबीआई गवर्नमेंट किसी सेक्टर को मुख्य बेसिस पर रखती है। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर का डेवलपमेंट देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अपनाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो एग्रीकल्चर एक प्रायोरिटी सेक्टर है। एमएसएमईज एक प्रायोरिटी सेक्टर है। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको भी रिवाइज किया गया है। कैसे फ्रेंड्स? तो पहली बात यहां की गई है, इंसेंटिव फ्रेमवर्क फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी 125% वेट रखा है फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर को, यानी उन जिला में, उन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर लो लोन अवेलेबिलिटी है, यानी लेस देन 9,000 पर पर्सन का लोन वहां मौजूद है, उसको 125% का फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत रखा है। दूसरा है डिस इंसेंटिव फ्रेमवर्क, उसमें 90% वेट रखा है उन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर 42,000 पर पर्सन से ज्यादा का लोन अवेलेबल हो। यानी एक है इंसेंटिव फ्रेमवर्क जहां पर 125% और दूसरा है डिस इंसेंटिव जहां पर 90%। अगर हम अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आउटलियर्स, यानी दूर दराज नहीं है, बाउंड्री के अंदर ही है, उसमें 100% का वेट रखा है। और एमएसएमई तो प्रायोरिटी है, मोस्ट प्रायोरिटी है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी। क्या होती है प्रायोरिटी सेक्टर फ्रेंड्स? ऑलरेडी मैंने आपको बताया। पॉज द वीडियो, रीड द स्टेटमेंट। अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का फॉर्मलाइजेशन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स 1972 में हुआ था। इससे रिलेटेड कमिटी कौन है?
गैडगिल कमेटी 1969, घोष कमेटी 1982। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम के लिए कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच ऑफ द फॉलोइंग के रूप में भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो सर्टिफिकेट होता है, क्या वह ट्रेडेबल होता है, ट्रेड किया जा सकता है मार्केट में सिक्योरिटीज के तौर पे? यस, दे कैन बी ट्रेडेड। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है कौन सा बैंक कितना अवेल करेगा, कितना परसेंटेज। सबसे पहला है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स विथ 20 ब्रांचेज। यह टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का 40%। एग्रीकल्चर में कितना परसेंट? 18%। माइक्रो इंटरप्राइजेज में 7.5%। अगर हम बात करते हैं फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेज, तो यहां डोमेस्टिक नहीं है, यहां फॉरेन है, लेस देन 20 ब्रांचेज। बिल्कुल फर्स्ट केस के अनुसार 40% यानी 40%। लेकिन एग्रीकल्चर में यह कितना देगा? विदेशी बैंक है, हमारे देश के एग्रीकल्चर में क्यों देगा? नॉट अप्लीकेबल। विदेशी बैंक है, माइक्रो इंटरप्राइजेज में क्यों खर्च करेगा? नॉट अप्लीकेबल। और वैसे ही डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक में नॉट अप्लीकेबल। यानी 40% किसकी प्रायोरिटी है, लेकिन कहां? वो खुद डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बात करते हैं आरआरबी रीजनल रूरल बैंक 75%, एग्रीकल्चर में 18%। पॉज द वीडियो, रीड द टारगेट। स्मॉल फाइनेंस बैंक जस्ट लाइक रीजनल रूरल बैंक। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे कि द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हो गया, मल्टीप्लाई इनटू 100। दिस इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ बैंक्स लोन एडवांसेज रिलेटिव टू इट्स डिपॉजिट। एक बैंक ने यदि 100 रुपया लिया तो इसका कितना हिस्सा लोन के तौर पर दिया है, यही क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बताता है। अगर हायर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ? मोर डिपॉजिट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर लोन्स। जितने भी डिपॉजिट आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोन के तौर पर चले जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ज्यादा लोन जा रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, यानी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? पैसा तो दिया पर पैसा आया ही नहीं, डिफॉल्ट होने की चांसेस बढ़ जाएगी। हायर रिस्क, हायर रिवार्ड। अगर लोअर सीडी रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, तो यह कंजर्वेटिव लैंडिंग को दर्शाता है, यानी बैंक जो है वह पैसा को प्रोवाइड करने से बचता है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम और देखते हैं अगला टर्म क्या है। वह है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, तो इसको आरबीआई हर साल पब्लिश करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अनुसार 2023 में 60.1% का इंक्लूजन था, जो अब 64.2% का हो गया है। यानी
यह एक बेहतरी को दर्शा रहा है। इसका जो वैल्यू है वह 0 से 100 को इंडेक्स के तौर पर लिया जाता है। 0 कहे तो कंप्लीट एक्सक्लूजन, 100 कहे तो फुल इंक्लूजन। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एनुअली रिलीज होता है। इसके अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। कौन निकालता है? आरबीआई। 3 पॉइंट काफी है। बात करते हैं फ्रेंड्स सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। सालों से न्यूज में है। हम लोग लगभग 3 साल के करंट अफेयर को करेंगे क्योंकि यूपीएससी अब करंट ईयर को छोड़ करके पिछले 2-3 साल को पकड़ लेता है। विल टारगेट क्या होता है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, यानी इन ग्रीन बॉन्ड्स को वह बॉन्ड जिसके रिन्यूएबल एनर्जी में पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा और उस बॉन्ड को गवर्नमेंट खुद लेकर के आती है, उसको ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। होप समझे होंगे। बात करते हैं कुछ और भी बॉन्ड्स जो न्यूज में अक्सर रह रही हैं, जैसे कि ब्लू बॉन्ड्स, ब्लू वाटर रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट, मेराइन सेक्टर, येलो बॉन्ड्स रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, ट्रांजिशन बॉन्ड, सब कैटेगरीज ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। रिमेंबर इट फ्रेंड्स, इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। आगे बात करते हैं ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। ऑलरेडी यह टर्म पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। इसको दूसरे तरीके से भी फिर से पूछा जा सकता है। ग्रीन वॉशिंग कहने का मतलब हुआ प्रैक्टिस ऑफ चैनलिंग प्रोसीड्स फ्रॉम ग्रीन बॉन्ड्स टुवर्ड्स प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज हैविंग नेग्लिजिबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट, यानी हम इन्वायरमेंट में खर्च करने के लिए पैसा लिए, हमको फायदा हुआ लेकिन वह पैसा इन्वायरमेंट की जगह हम कहीं और खर्च कर दिए, ग्रीन वॉशिंग कर दिए। बात कुछ और काम कुछ और। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, न्यूज में रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लॉन्च कब हुआ था। तो 2021 में हुआ था। क्या करता है? अल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेस फ्रेमवर्क पर काम करता है, यानी जो भी कस्टमर का कंप्लेन है सर्विसेज से, उस कंप्लेन का सुनवाई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत किया जाता है। इसको सपोर्ट करने वाला लीगल बेसिस क्या है? तो वह है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। फ्रेंड्स रिमेंबर इट, यहां पर 3 एक्ट आता है जिसके तहत इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन को ताकत मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट फ्री रिजोल्यूशन, यानी मुफ्त में रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा कस्टमर को। कवरेज की बात करते हैं अगर, तो इसमें कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। अगर 100 करोड़ उससे ज्यादा का हो एक्सेप्ट हाउसिंग, तो उसमें आएगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, और मोर देन 100 करोड़ हो तो पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां जा जाएंगी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स
ओम्बड्समैन अपॉइंटमेंट की तो इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। कितने साल के लिए फ्रेंड्स? 3 इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। और कंप्लेंट हैंडलिंग यानी जो भी कंप्लेन कस्टमर करते हैं उसको हैंडल कैसे किया जाता है? तो लगभग 24 आरबीआई ओम्बड्समैन ऑफिस होता है, जहां पर सेंट्रलाइज्ड रिसीट प्रोसेसिंग सेंटर होता है। यानी एक नहीं है, इंटीग्रेटेड है, बहुत सारे ब्रांचेज है जहां पर कंप्लेन जाएगा और उसकी सुनवाई की जाएगी। होप इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को आप समझे होंगे। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पॉइंट से फैक्ट, कब इसको लॉन्च किया गया था, किससे रिलेटेड है, कॉस्ट फ्री करता है कि नहीं करता है, लीगल बेसिस क्या है, बस इन्हीं चीजों को याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, वह है SRO, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कहे तो किस एक्ट के तहत कोई कंपनी अपने आप को खुद से रेगुलेट कर सकती है? तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले उसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होना पड़ेगा, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज के तौर पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाकर के वह अपने आप को खुद से रेगुलेट कर पाएगी। इतना ही जानना है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। यही हम भूल सकते हैं एग्जाम में, यही हम याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आगे हम बात करते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हर साल लगभग यूपीएससी अपने एग्जाम में कोऑपरेटिव बैंक से पूछ लेता है। अभी भी ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में है फ्रेंड्स? तो इसने, आरबीआई ने जो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, उस पर बार लगा दिया है, उसको रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड क्या है, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक को समझते हैं। फ्रेंड्स, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड जिसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खुद सेट करती है, और जो भी उसको प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड के अंदर रख देती है। उस फंड का इस्तेमाल वह उस साल करती है जिस साल कोऑपरेटिव बैंक लॉस में चली जाती है। उस फंड का इस्तेमाल डिविडेंड के तौर पर करती है। आप बताओ, कंपनी लॉस में है फिर भी डिविडेंड का इस्तेमाल कर रही है, क्या यह बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। इसी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने अपना यह स्टेटमेंट दिया है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव कहने का मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके बैंक को शुरू करते हैं। इसका लीगल स्टेटस क्या है फ्रेंड? तो सबसे पहले रजिस्टर्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कहां पर? तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उस स्टेट कंसर्न से। दूसरा, या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वह अपने आप को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के से अपने आप को जोड़ ले, या उसी राज्य के स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से अपने आप को जोड़ ले, तो उसको लीगल बेसिस मिल जाएगा।
अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन की, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ड्यूअल रेगुलेशन होती है। ड्यूअल रेगुलेशन, ड्यूअल कैसे फ्रेंड? तो इसको आरबीआई रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। किस एक्ट के तहत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। दूसरा अगर हम बात करते हैं स्टेट सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सुपरवाइज करता है मैनेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे मैटर को। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स लैंडिंग प्रायोरिटी को, तो इसका प्रायोरिटी टारगेट है 75% बाई मार्च 2026, यानी 2026 तक 75% का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसका टारगेट है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को चार भाग में, चार टायर में कैटेगराइज किया गया है। टायर 1 जिसमें डिपॉजिट सारे कोऑपरेटिव बैंक का 100 करोड़ तक का होगा। अगर 100 करोड़ से ज्यादा हुआ, 1000 करोड़ से कम हुआ, तो टायर 2। वहीं पे यदि 10,000 से कम और 1000 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट रहा, टायर 3। 10,000 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट रहा, तो टायर 4। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और यह है NUCFDC, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। फ्रेंड्स यह भी कोऑपरेटिव फाइनेंस से रिलेटेड है और यह सबका हेड है। यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइप 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से रजिस्टर्ड है। यह अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपने अंदर में देखभाल करता है, जरूरत पड़ने पर फाइनेंस करता है। यह अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले टर्म की, तो वह है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यानी पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। न्यूज में रहा है, इस चीज को देखते हैं। आरबीआई ने इशू किया है पीसीए फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। किस लिए शुरू किया है फ्रेंड? ताकि फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन रखे, उसको एड्रेस करे। इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2025 से पीसीए प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए शुरू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन किन किन टायर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर यह लागू होगा, तो टायर 2, टायर 3, टायर 4 कैटेगरीज पर होगा। टायर 1 कैटेगरीज पर लागू नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करते हैं, तो पीसीए देखेगा कि कोई ब्रीच ऑफ लॉ शेयर होल्डर से तो नहीं हुआ है। अगर कोई ब्रीच नहीं हुआ है तो फिर उसको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर देगा, यानी उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। फ्रेंड्स इस लेक्चर के हम आखिरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, वह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आए दिन न्यूज में रहा है, अभी भी रह रहा है। सोर्स क्या है? इस लिंक को आप क्लिक करें, पता चल जाएगा। फ्रेंड्स 2016 में इस कोड को लाया गया था। किस लिए? ताकि जो भी कंपनियां हैं पैसे लेकर के बैठ जाती हैं, डिफॉल्ट कर देती हैं, तो उनका मरम्मत करने के लिए इस कोड का लाया गया था।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी क्या होता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेट वेयर एन इंडिविजुअल और एंटिटी अनेबल टू पे इट्स डेट्स। एक व्यक्ति या एक कंपनी पैसा तो ले लिया है, लेकिन उसका फाइनेंशियल स्टेट क्या कह रहा है कि अब वह पैसा देने लायक नहीं है, यानी वह व्यक्ति, वह कंपनी, वह एंटिटी इंसॉल्वेंट हो गई है। इसको हटाने के लिए बैंकरप्सी की जाती है। यानी बैंकरप्सी क्या है? यह लीगल प्रोसेस है, यानी कोर्ट, ट्राइब्यूनल उस व्यक्ति को, उस कंपनी को डिक्लेयर कर देती है कि सच में यह देने लायक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, होप आप समझे होंगे। तो हमें यह समझना है कि ये जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस होती है बैंकरप्सी की, वो कैसे होती है। फ्रेंड्स, लेट्स सपोज एक बैंक है जिसने एक कंपनी को पैसा दिया था और वो कंपनी अब देने लायक नहीं है। तो यह एक एप्लीकेशन फाइल करती है एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन फाइल करती है। जब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इस बैंक के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बुलाता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर कौन होते हैं? यह वह व्यक्ति होते हैं, वह बैंक होते हैं जो पैसा दिए होते हैं, क्रेडिट किए होते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होते हैं? हु टेक्स चार्ज of the affairs of company during the corporate insolvency resolution process and work towards maximizing the value of company। यानी उस कंपनी को मरम्मत करके, ठीक करके, उससे पैसा सेल करके निकालने का काम कौन करेंगी? वे होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, यहां पर इनवाइट किया जाता है रिजोल्यूशन प्रपोजर्स को। ये जो रिजोल्यूशन प्रपोजर होते हैं, ये पैसा लेके आते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कौन सा कंपनी? जो डिफॉल्ट हो चुकी है, जो बैड हो चुकी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे ताकि उसको बेचा जा सके। अब ये रिजोल्यूशन प्रपोजर्स हैं, किस प्रकार के होंगे? क्या उस कंपनी का मालिक खुद हो सकता है? तो 2017 में इस कोड को अमेंड करके कहा गया था, 2017 में आईबीसी 2016 को अमेंड किया गया और कहा गया उस कंपनी का जो मालिक है वह रिजोल्यूशन प्रपोजर नहीं हो सकता है। दूसरा, वह व्यक्ति जिसको 2-3 साल की जेल हो चुकी है, जो माइंड से इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट है, माइंड से पागल है, उसको इसमें नहीं कैंडिडेट बनाया जा सकता है। जब रिजोल्यूशन प्रपोजर्स के प्लान को पेश किया जाता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो कॉन्सेंसस के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। जब यह एक्सेप्ट हो जाता है तब यह फिर से एनसीएलटी के पास जाता है और एनसीएलटी इसको फर्दर प्रोसीड करता है, एक टाइम बाउंड मैनर में प्रोसीड करता है। लगभग 330 दिन के अंदर इस पूरे प्रोसेस को फिनिश कर देता है। यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी 2016 का जो कोड आया, वह जो भी क्रेडिटर्स है
उनका ख्याल रखता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसी में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की जो प्रीलिम्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, यह क्या है? तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको बैकअप किसी न किसी एक्ट, किसी न किसी कोड लॉ से मिलता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या करता है फ्रेंड्स? तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम के, उनको रेगुलेट करता है। गवर्निंग बॉडी है, यानी functioning of the Insolvency and Bankruptcy Board of India is governed by a board constituted by central government, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, 3 मेंबर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट। इतने बड़े औहदे के लोग इसमें होते हैं। कितने? 3। एक मेंबर होता है जिसको आरबीआई खुद नॉमिनेट करता है। 5 और मेंबर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, जिनमें से 3 होल टाइम मेंबर होते हैं। यह है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? तो सबसे पहले वेरिएबल रेपो रेट को पढ़ा, वेरिएबल रेपो रेट को पढ़ा। उसके बाद आरबीआई के सरप्लस को देखा, वेज, मीन्स एंड एडवांसेज को देखा। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज को देखा, जैसे सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ऐसे करते करते हम लोग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को समझा और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को समझा। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में पीवाईक्यू को देखेंगे इससे रिलेटेड और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए ताकि और भी बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव का फायदा उठा सकें। शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।